हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज का जो हमारा शो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो कानपुर से 3 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा श्री राजा रामपाल जी का। आइए सर, आइए। सर, आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारे शो में आए। धन्यवाद। सर, हमारा ये जो शो है, पहले तो मैं बता दूँ, ये शो एक हम चाहते हैं लोग यूथ जो आजकल राजनीति से दूर जा रहा है वो आपके ज़रिए हमारे शो से कुछ प्रेरित होकर जुड़े। तो सर, मैं पहले तो सीधा पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, राजनीति का मतलब आपकी नज़र में क्या है? राजनीति से कैसे? राजनीति का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग है। राजनीति का मतलब है वो ज्ञान, वो समझ, वो जानकारी जी जो ये समझने में सक्षम हो जाए कि क्या हमारे हित में है। पहले अपने बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में, फिर अपने समाज के बारे में, फिर अपने क्षेत्र के बारे में, उसके बाद जिले के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, जो अपने से लेकर देश तक की जी सर। सोच रखता हो, विजन रखता हो जी कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे देश तक के हित में है, प्रदेश के हित में, जिले के हित में है, जो इतना विजन रखता हो, वो भले कोई एमएलए एमपी पार्षद का चुनाव लड़े ना लड़े, वो प्रत्येक आदमी पॉलिटिशियन है। हित का मतलब है जी जीने का तरीका। जीने का तरीका अगर ना आपको समझ में आए तो आप पड़ोसी से परेशान होकर के मोहल्ला छोड़ सकते हैं, विधानसभा छोड़ सकते हैं, जिला छोड़ सकते हैं। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग में जीने का तरीका आना चाहिए। अगर ये तरीका इस देश के लोगों को मालूम होता है तो हमें लगता है जो आज की राजनीति है जिससे युवा भाग रहा है जी वो भागता नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन करने का काम है। सर, जैसे एक आम आदमी का नज़रिया राजनीति को देखने का बहुत अलग है। एक राजनेता का और एक आम आदमी का क्या अंतर है दोनों के देखने के नज़रिए में? राजनीति गाली नहीं है। राजनीति गाली नहीं है। राजनीति गाली बना दी गई है। हमने पहले बताया कि राजनीति वो ज्ञान है, वो समझ है, वो जानकारी है जो अपने से लेकर देश तक के बारे में समझ रखता हो, विजन रखता हो। प्रत्येक आदमी पॉलिटिशियन है। अगर ये स्थिति, और लोग जो ये कहते हैं कि राजनीति लास्ट काम है, मेरा मानना है कि राजनीति पहला काम है। पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति पहला काम है। बुढ़ापे में राजनीति नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात। लोग बाग ये समझते हैं पहले पढ़ लो, फिर नौकरी कर लो, फिर रिटायर्ड हो जाओ, बच्चों की शादी कर लो, उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू करने का काम कर रहे हो। पॉलिटिक्स तो पहले जो कॉलेजों में राजनीति होता है, इंटरमीडिएट में पॉलिटिक्स होती थी, ग्रेजुएशन में पॉलिटिक्स होती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो तो बंद हो गई। तो ये जो राजनीति थी, जी सर। जो उस चैनल से, प्राइमरी स्टेज से चल के आता, वो सफल राजनीतिक भी होता। वो देश और समाज के बारे में कुछ बड़ा विजन रख करके देश को सही दिशा में ले जाने का काम। तो आपके कहने का मतलब है कि सीधे आर्ट ऑफ लिविंग पॉलिटिक्स से आती है। तो सर, ऐसा ही हमारा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, हमने जहाँ तक सुना है कि आप कानपुर में पहले एडवोकेट थे, उसके बाद आपने अपना राजनीतिक जीवन एडवोकेट के बाद शुरू किया। सर, हम जैसे बहुत लोग, मैं खुद पर्सनली जानना चाहूँगा, सर ऐसा क्या हुआ था कि आपने एडवोकेट से सीधे राजनीति अपनी शुरू की? क्या, कहाँ से, कब, कैसे? वैसे अगर आप देखो कि सफल राजनीतिक के जितने भी हैं, जी सर। किसी भी दल में रहे हों, जी सर। मोतीलाल नेहरू से लेकर जी
आज तक के जो पॉलिटिशियन सफल पॉलिटिशियन हुए थे हैं वो एडवोकेसी से ही निकल के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो शिक्षा से केवल नहीं, प्रैक्टिस करके महात्मा गांधी हो, लॉ की नॉलेज होना बहुत, नॉलेज के साथ ही आप सही दिशा में ले जा सकते हैं। लॉ की नॉलेज होती है तो इसलिए आगे बढ़ने की। हमें लगता है कि इतना बड़ा सफल लंबा जो अगर हमने तय करने का काम किया है, इतना बड़ा जोखिम भरा कदम उठाने में हमने साहस किया है, तो ड्यू टू एडवोकेट होने के नाते तो मुझे एक ही कहना है कि राजनीति पहला काम है, बाकी काम सेकेंडरी है। और अगर आपको जीने का तरीका पता चल जाए तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगा। सर जैसे आज हम देखते हैं लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं, जॉब के बाद सीधे वो रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। उनसे राजनीति की बात की जाए तो वो राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है आजकल? हम तो इस देश के पढ़े लिखे लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे जी जो वेल क्वालिफाइड हैं। जी उन्होंने 75 साल की आज़ादी के बाद लोकतंत्र का अर्थ है नहीं समझा। बनाया गया था लोकतंत्र, जी सर। लोक और तंत्र एक में मिले हुए थे, जी सर। लेकिन उल्टा हो गया। और लोक जातियों में बंट गया, लोक दलों में बंट गया, लोक धर्म और भाषा क्षेत्र में बंट गया, लोक कमजोर हो गया, तंत्र हावी हो गया। आज लोक की तंत्र तो इसलिए बना था कि जो लोक के हित में होगा, जो लोक चाहेगा, जो लोक इशारा करेगा, तंत्र वो काम करने के लिए मजबूर होगा। लेकिन लोक बंटने के कारण आज लोक की इच्छा से तंत्र नहीं, तंत्र की इच्छा से लोक चल रहा है। सर आज से कुछ टाइम पहले हम देखते थे जो हमारे हमारे कंट्री का यूथ था वो एक पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं ले रहा था। अभी कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि यूथ भी जो है वो भाग रहा है पॉलिटिक्स से, ऐसा क्यों हो रहा है? यूथ भाग नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। यूथ को समझ न होने के कारण पॉलिटिशियन उनका इस्तेमाल किए। मेरा फिर मानना है जी राजनीति और शिक्षा जी दोनों एक जैसे। किसको शिक्षित मानते हैं? जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ले वो शिक्षित नहीं है, वो यूथ नहीं है। अगर यूथ इस्तेमाल हो जाए, यूथ तो पावर है, पावर अगर ठहर जाए, यूथ आता पॉलिटिक्स में आंधी की तरह है जी। किसी मीटिंग में यूथ को आप देखेंगे, किसी भी मीटिंग में देखेंगे, यूथ आंधी की तरह आएगा, बिल्कुल। लेकिन तूफान की तरह वापस चला जाएगा। यूथ अगर ठहर जाए, समझ जाए, तो जो मैंने पहले कहा है कि राजनीति गाली नहीं है, राजनीति वो ज्ञान है, वो समझ है, वो जानकारी है जो अपने से लेकर देश तक का विजन पैदा कर सकती है। अगर यूथ अगर शिक्षित है और अगर उसका कोई इस्तेमाल कर दे, यूथ अपने को जिस दिन उपयोगी बनाना शुरू करेगा, इस्तेमाल नहीं कराएगा, अपना आपको सामने लाके उपयोगी साबित करेगा। जी अगर इस्तेमाल हो गए तो वो तो डिस्पोजल हो गया। बिल्कुल सर। उपयोगी चीज़ आपके घर में जो भी उपयोगी चीज़ें रखती हैं, इस्तेमाल करने के बाद, उपयोग करने के बाद फिर सुरक्षित रखती जाती है। तो ठीक उसी तरह से जिस दिन यूथ ये समझ जाएगा कि हमें कोई भी पॉलिटिशियन हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारा उपयोग कर सकता है, क्योंकि हमें इतनी समझ है, हमें इतनी जानकारी है कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे और राजनीति गाली नहीं है। जिस दिन ये समझ आ जाएगी, उस तरह इस देश की, समाज की दिशा और दशा दोनों यूथ बदलने का काम करेगा। बिल्कुल सर। सर अब हमारा अगला सवाल ये है, सर जब आपने राजनीति शुरुआत की थी, जब आपने राजनीति में अपनी शुरुआत की थी शुरुआती दिनों में, तो सर आपका जैसे हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है कि क्रिकेटर है तो कोई किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो उसका सचिन तेंदुलकर इंस्पिरेशन है। तो सर आपने जब अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मैंने राजनीति में आने से पहले जी सर। तथा कथित नेताओं के पास
उस समय जनता दल था, जी सर। कांग्रेस थी, जी सर। बीजेपी थी और छोटी मोटी पार्टियां थी। उन नेताओं के पास जाके हमने पूछा, हमने नेताओं से कहा कि आप पूछो, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछिए क्यों आना चाहते हो। तो जब मैं ये सवाल करता था, आप पूछो, जी हम भी राजनीति में आना चाहते हैं, आप पूछिए क्यों आना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा क्यों आना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं उस रहबर की तलाश में हूँ, मैं उस रास्ते की तलाश में हूँ जिस रास्ते पे चल के करोड़ों लोगों के लिए जिया जा सके, कुछ किया जा सके। ये मेरी पहली चॉइस थी, ये मेरा पहला इम्प्रेशन था। मुझे आज तक राजनीति में इसका जवाब देने वाला आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं मिला, और इसीलिए मैंने अपने आप जी उस टाइम में कांसीराम साहब ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी इस नारे से प्रभावित होकर, और जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था करोड़ों के लिए जिंदा रहना, उनके लिए जिंदा रहना जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं था, हमें लगा ऐसा डिप्रेस क्लास जी। बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर है, उसके लिए वहाँ जाकर कुछ किया था। तो तो समाज सेवा के लिए मैं राजनीति में आया था, जी। एमपी एमएलए बनने के लिए राजनीति में नहीं आया था। तो सर बेसिकली जो काशी स्वर्गवासी श्री काशीराम जी हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं। बिल्कुल रहे। तो जी सर बिल्कुल। सर जब आप वकालत करते थे तो आपकी राजनीति को लेकर आइडियोलॉजी क्या थी? जब आप राजनीति में आए नहीं थे पर वकालत करते थे उस टाइम पे क्या जब मैं विचारधारा वकालत थी? करता था जी तो राजनीतिक जो नेता होते हैं, जी सर। राजनीतिक नेता, सारे नेता एक छोटी सी समस्या की एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, उन्हें वकीलों के बस्ते में जाना पड़ता था। मेरे बस्ते में लोग आते थे, ये एप्लीकेशन लिखवा दो, ये एफआईआर भी लिखवा दो। बस्ते का मतलब आपका ऑफिस? हाँ, ऑफिस में। ओके तो ओके। एसपी के लिए, डीएम के लिए, कमिश्नर के लिए अच्छा, जो लेटर लिखे जाते थे वो आपके थ्रू लिखे जाते थे? वो एडवोकेट ही लिखवा सकता है, सारे पॉलिटिशियन लेटर सही ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। जी तो मुझे लगा कि बताइए, अगर ये भी काम हम करें, जैसे आज आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जी सर जी। मुझे कोई प्रश्न पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। राजनीति में हमने इतना जान लिया, इतना सीख लिया है जी कि इस देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, समाज के बारे में, किसी भी क्षेत्र के, शिक्षा के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कोई सवाल हमारे सामने आएगा तो हम एज एडवोकेट उसका सही जवाब दे सकते हैं, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड। सर जैसे अभी आपने कहा कि बहुत से पॉलिटिशियंस आपके पास लेटर लिखवाने आते थे या किसी भी काम से उन्हें ज़रूरत है, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए क्वालिफाइड होना या एजुकेट होना कितना ज़रूरी है? वाली शिक्षा का मतलब है विजन बढ़े, डेवलपमेंट का मतलब है विजन बढ़े, जी रोशनी का मतलब है विजन बढ़े। बिल्कुल। जितना अंधेरे में दिखाई दे रहा हो उतना हाइलोजन में दिखाई दे तो हाइलोजन जलाने कोई आवश्यकता नहीं। सही बात। जितना अंगूठा छाप समझ रखता हो उतना हाईली क्वालिफाइड समझे तो हाईली क्वालिफाइड का कोई मतलब नहीं है। अगर पॉलिटिशियन की समाज सेवा करने वाले का एक्सपीरियंस और उसकी चाहत और उसकी समझ अगर बड़ी है तो अच्छा पॉलिटिशियन। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिफिकेशन से ज़्यादा। तो सर ऐसे ही अगला सवाल हमारा ये है, सर राजनीति एक बताते हैं कि राजनीति हमें हमारे ग्रस्त, आप एक खुद एक राजनेता हैं, तो सर मैं पूछना चाहूँगा, बताते हैं कि फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते। जब हम पॉलिटिशियन होते हैं, जब हम एक नेता होते हैं तो हमारा फैमिली से थोड़ा सा वो हो जाता है, डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। तो सर इन बातों में कितनी सच्चाई है? भाई मैं तो एक अपवाद शुरू की, ओके। मैं 18 घंटे जी फैमिली से अलग रह कर समाज सेवा में देने का काम किया कहीं ना है कहीं- पूरी जिंदगी में। जी लेकिन हमारी फैमिली कभी डिस्टर्ब नहीं होती। हमारी फैमिली कोई दूसरा आदमी पॉलिटिक्स के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि वो सोचता है नहीं 18 सर। घंटा मेहनत करने के बाद जितना आउटपुट इन्हें मिल रहा है, इतने के लिए हम 18 घंटे टाइम स्पेस नहीं कर सकते। लिहाजा मैं जितनी देर, जो आपने दूसरा सवाल किया कि फैमिली की टाइम नहीं दे पाते हो,
फैमिली को टाइम देने के लिए, फैमिली को जिस दिन समझ में आएगा कि हमारा पति, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा बेटा सही काम कर रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, इस देश और समाज के लिए जिंदा रहता है, तो वो निश्चित तौर पर संतुष्ट भी होंगे और वो उसकी लाइफ में आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। नहीं सर, हमने सुना है जैसे कि कई बार हम अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं बिता पाते जितना एक्सपेक्टेशन फैमिली की होती है। कहीं घूमना, हमें लगता है कि वो फैमिली निश्चित तौर पर डिस्टर्ब होती है हाँ, या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे नेता अपनी फैमिली से संवाद नहीं करता। आज समस्या इस बात की है कि टीवी के सामने बैठा बीवी से बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर। आज समस्या है बेटा जब घर के अंदर आ रहा है तो पिता घर के बाहर जा रहा है, जब पिता घर के अंदर आ रहा है तो बेटा तेजी से बाहर जा रहा है। हम बेटे से संवाद नहीं कर रहे, एक हम communication पत्नी gap से हो गया। संवाद नहीं कर रहे। अगर हम संवाद करें तो सारी समस्या का, सारी शंकाओं का हल, सब सॉल्व होता अगर कुछ है तो वो है, तो कहीं ना कहीं एक Communication। गैप है। तो वो हम पूरा टाइम देते हैं। अपने फैमिली को भी समझा है, तो आपने समाज अच्छे से को भी मैनेज कर लिया है इसको, क्योंकि आपको बहुत टाइम भी हो गया है। तो सर ऐसा ही अगला सवाल हमारा ये है सर, जैसे आप राजनीति में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत मीटिंग्स होती है, बहुत आपके प्रोग्राम्स, फंक्शंस होते हैं, अटेंड करने होते हैं, उसके अलावा सर कभी आपको फ्री टाइम मिले, फ्री टाइम में आप ऐसे फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपकी क्या हॉबी है जो आपका बचपन से कोई ऐसा हो रहा हो? देखो ऐसा है, जैसे कोई रीडर होता है। मेरा एक ही मामला है कि बिजी रहते हैं बहुत, जी काम के बोझ से कोई नहीं थकता है, जी काम को बोझ समझ के करने से थकता है। जी सर, बिल्कुल सही बात। एक्टिंग थोड़ी देर की जा सकती है, परमानेंट एक्ट वो कर सकता है जी जिसको उसमें आनंद आ रहा होगा। जी सर। इसलिए जो भी टाइम मिलता है हम लोग किताबें पढ़ने में या फैमिली से कम्युनिकेशन स्थापित करने में लगाते हैं, उनकी समस्या, उनको जानने का, और उनको भी लाइफ के बारे में, उनको भी अपनी तरह से थोड़ा 2 कदम चलने के बारे में संपर्क करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको रीडिंग का मतलब वो है, आप फ्री टाइम में रीडिंग नॉवेल्स वगैरह? सर अगला सवाल मेरा है सर, जैसे हमारा सबका बचपन होता है, बचपन में हर कोई ड्रीम करता है, हर किसी का सपना होता है। कोई सोचता है मैं पायलट बन जाऊं, कोई सोचता है मैं एक्टर बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं। तो सर आपका भी कोई ऐसा बचपन में सपना था कि मेरे को ये बनना था? मेरी जो जिंदगी की हॉबी थी, जी जब मैं पढ़ रहा था जी उस समय भी अपनी फैमिली के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए कुछ कर पाता था, जी उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैं और पढ़ लिख के आगे बढ़ा, जी फिर जितना काम कर रहा था उससे संतुष्ट नहीं हुआ। फिर पॉलिटिक्स में आया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद उन करोड़ों के लिए जिंदा रहना था जिनका कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो सर इसीलिए हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं, और काम को बोझ समझ के नहीं, काम को हम एंजॉय करने का काम करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने अपने सपनों को त्याग कर दूसरों के सपनों को पूरा किया है कहीं ना कहीं। और जी जो दूसरों, हम तो एक ही बात कहते हैं जी कि आज जिस तरह से हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी जी जो विजन बढ़ना चाहिए जी वो विजन घट रहा है। आज आदमी अपने अपने बीवी के बारे में नहीं, आज जैसे पॉलिटिक्स में प्रत्येक नेता अपने आप को बचा रहा है। जब हमें खुद बचना शेष होगा तो अगर हमें बचने के लिए फैमिली को दांव में लगाना होगा तो फैमिली दांव में लगा देंगे। अगर हमें फैमिली बचानी होगी तो हम समाज को दांव में लगा देंगे। लेकिन जिसे अपने को न बचना हो, ये देश की आज़ादी इसलिए मिली कि लोगों ने अपने आप को बचाने के बजाय वो आहुति देना पसंद किया, फांसी पे चढ़ना पसंद किया। उन्होंने मैसेज देने का काम किया, वरना तो ये देश कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है।
तो आपने भी अपने सपनों को त्याग के ज़्यादातर लोगों के सपने पूरे किए। तो सर ऐसे ही हम अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर आज हम यूथ को देख रहे हैं, हम देखते हैं राजनीति से जो सबसे पहला फ़ायदा, चाहे वो लोकसभा में कोई बिल पास हो, चाहे वो राज्यसभा में कोई बिल पास हो, तो सबसे बड़ा फ़ायदा और पहला फ़ायदा हम देखते हैं कि हमारे यूथ को मिलता है। कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, उसको होता है। फिर भी वो यूथ आजकल उन चीज़ों से दूर हो रहा है, जैसे वो अपने ज़्यादातर फोकस करता है अपने बिजनेस पे, स्टार्टअप पे, पर राजनीति का उसका जो रेशो है बाकी चीज़ों से, जॉब से, बिजनेस से बहुत कम हो गया है। सर राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता यूथ? देखिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के जरिए? राजनीति में इसलिए आना नहीं चाहता जी। है। आज युवा जो आना चाहता है जी तो वो राजनीति युवा कर सकता है जी जिसके माँ बाप सक्षम हो और उसे राजनीति कराना चाहते हो, जी सर। या वो युवा राजनीति कर सकता है जिसके पास साधन हो न हो, अब कोई भी काम मुकाम हासिल करने के लिए, जी चाहे वो खेती हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, पॉलिटिक्स हो, जी अगर मुकाम हासिल करना है तो कोई भी काम पार्ट टाइम, शार्ट टाइम, सीजनल नहीं है। मुकाम हासिल करने के लिए होल टाइम, होल लाइफ, होल हार्ट करें तो दुनिया की कोई ताकत सर रोको। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। इसी तरह व्यापार के बारे में माँ बाप उस नौजवान से कहता है कि देख भाई, राजनीति तो बाद में कर लेना, पहले कुछ अपना घर बना ले, अपना परिवार चला ले, कुछ पैसे पैदा कर ले, अपनी जेब से खर्च। अगर नौजवान को अगर आपको मंडी हाउस तक जाना हो जी तो अगर माँ बाप सपोर्ट न करे, युवा राजनीति करना चाहता है तो मोटरसाइकिल में तेल डला कैसे मंडी हाउस जा सकते हैं? तो इसलिए या तो फैमिली सपोर्ट कर रही हो या उसमें खुद चाहत हो कि हम दिन में रात में रिक्शा चलाएंगे, लेकिन रात में चलाने के बाद दिन में जाके हम मंडी हाउस तक जाने का काम क्योंकि करेंगे। बहुत से ऐसे आजकल देखने को भी मिलते हैं कि बहुत 0 से 100 पे गए हैं। तो इसीलिए कहे हैं डिवोशन। सर आज का हमारा आखिरी सवाल की तरफ, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा, पहले तो धन्यवाद एक बार फिर से कि आप हमारे शो में आए। सर मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजनीति करियर लाइफ आपकी कैसी रही और राजनीति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें लगता है कि भारत के लोग जी सर। आध्यात्मिक भी हैं, जी धार्मिक भी हैं, जी और लोग यहाँ पर वर्तमान में न जी करके भूत में जीते हैं। पास में। भूत की कहानियाँ, जी राम की, कृष्ण की, शिव अच्छा, के बारे में, जी इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग की बात करते हैं। जी लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है 75 साल आज़ादी के बाद भी जी हमें लगता है द्वापर, त्रेता, सतयुग से बड़ा अगर इस धरती पर कोई स्वर्णिम युग आया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के बाद रानी और मेहतरानी की वोट की कीमत एक करने के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद इस धरती पे इतना बड़ा स्वर्णिम युग न कभी आया है न कभी आ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जी कि हमने एक वोट का अधिकार देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार हमने दे दिया है। जिनमें चाहत होगी, हिम्मत होगी, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे। और जिस दिन से हमने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार जब आपको वोट का राइट दिया है, तो भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस लोकतंत्र में भारत की धन धरती के बराबर का हिस्सेदार हो गया है। जो आज की तारीख में तथाकथित तमाम पार्टियां फ्री बिजली, फ्री राशन की बात करती हैं, ये लोगों को लालच देने का काम करती हैं, लोकतंत्र से भटकाने का काम करती हैं। अगर इस देश के उन 135 करोड़ लोग जिस दिन ये जान जाएंगे कि हमारा ये मकान और हमारी दुकान के अलावा सामने वाली सड़क भी हमारी, ये पार्क भी हमारा है, देश हमारा है, और इस देश में अगर सारे लोग अपने अधिकार को पाने के लिए खड़े हो जाएंगे
तो इस देश की समस्त घरेलू उत्पाद से होने वाली आय में जो शुद्ध आय होगी उसमें प्रत्येक आदमी को बराबर का हिस्सा भी मिल सकता है, अगर लोकतंत्र तो इतना बड़ा पर्व है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस देश के लोकतंत्र को समझें और उसको समझ करके लाली पाप में न जा करके इस देश की धन धरती पर बराबर का हिस्सेदार बनने का काम करें। अपने को लोग तंत्र के पर जवाबदेह बनाए ताकि तंत्र भी लोग के पर जवाबदेह हो सके। थैंक यू सो मच सर। उधर तालियों से विधायक पार्टी को धन्यवाद करेंगे।